नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और इस बार देश की जनता ने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। यानी कि इस बार ये तय हो गया कि गठबंधन की सरकार आने वाली है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 240 लोकसभा सीट लेकर के आई है, लेकिन 272 का जो जादुई आंकड़ा होता है उसे यह नहीं छू पाएगी। तो एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं उनके साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और घटक दल में खास करके टीडीपी और जेडीयू। टीडीपी को 16 लोकसभा क्षेत्र आया है सीट और जेडीयू को 12 आया है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो है वह बहुमत के आंकड़े से बाहर निकल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और आज हम इस बात को लेकर के बात करने वाले हैं कि ये मसला क्यों खास है। प्राइम मिनिस्टर अगर शपथ लेने वाले हैं तो चलिए, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा तो है, लेकिन फिर भी ये इतना खास क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शन के द्वारा बताया गया है नरेंद्र मोदी टू टेक ओथ एज पीएम ऑन जून 9। तो 9 तारीख को ये शपथ लेने वाले हैं, और जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो ये 8 तारीख है, यानी कि कल ये शपथ लेने वाले हैं। और उसके बाद जो है बाकी मिनिस्टर्स भी लेंगे, ये जाते हैं राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचते हैं। वहां पर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो बाकी जो घटक दल हैं, देखिए सभी घटक दल के नेता आपको यहाँ पर दिख जाएगा, चाहे वो अपना दल की बात करें, चाहे यहाँ पवन कल्याण आपको दिख रहे हैं, चाहे शिवसेना का जो शिंदे वाला ग्रुप है वो वहां पर दिख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के तरफ से दिख रहे हैं, जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, जेपी नड्डा आपको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिख रहे हैं, और यहाँ पर अजीत पवार जो है यह भी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदया के पास जो है समर्थन का पत्र दिया जा रहा है। एक बात यहाँ पर देखिए, यानी कि सभी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, ये एक प्रक्रिया होता है, सभी पार्टी के अध्यक्ष अपने सभी सांसदों के सिग्नेचर सहित समर्थन का पत्र देते हैं कि मेरे पार्टी में इतने सांसद हैं और हम इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इस व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं, इसमें अपना विश्वास जता रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति महोदया जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, फिर डिस्कशन चलता है, बताते हैं कि कब हम शपथ लेने वाले हैं, कब किस तारीख को होगा, वक्त क्या रखा जाएगा, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर जानकारी दी जाती है। शुभकामना देते हुए ये फिर आमंत्रण भी दे देते हैं कि आइए आप जो है शपथ लीजिए, और यहीं पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें सौंपा है, निमंत्रण पत्र दिया है कि आइए आप जो है प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से कार्यकाल को आगे बढ़ाइए। तो ये चीज जो है राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखा भी रहे मीडिया के सामने कि मुझे फिर से जो है राष्ट्रपति महोदया ने ये अवसर दिया है, और लेटर मुझे मिल गया है कि मैं ही देश का प्रधानमंत्री बनूं। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्वीट आया है एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। इसमें जो कुछ बातें हैं वो हमें समझना चाहिए, और क्या कहा गया देखिए। इसके जरिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदया के पास संविधान ने जो ताकत दिया है, जो शक्ति दिया है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये इनवाइट कर रहे हैं कि आप एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनिए। देखिए, यहाँ पर जिस एक चीज पर मैं आपकी नजर ले जाना चाहता हूं उसे समझना होगा। हम क्या करते हैं, जब भी सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट देखते हैं या फेसबुक पर कुछ देखते हैं तो हम चीजों को पढ़ते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप बाकी लोगों से कैसे अलग हैं, आपको बाकी लोगों से क्या अलग पढ़ना चाहिए, यही चीजें बाकी लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन आप कैसे इसे कुछ अलग निकाल पाएंगे, अपने काम की चीजें निकाल पाएंगे। कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन स्टडी करना। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप में ये क्वालिटी होना चाहिए, और वो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 75(1), तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। तो हमारे लिए 75 एक इंपॉर्टेंट है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 75(a) प्रेसिडेंट को क्या शक्ति देता है, किस तरह की बातें करता है। देखिए, इसमें यह कहा गया है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इसमें आगे ये बढ़ाया गया है एंड द अदर मिनिस्टर shall be appointed by the president on the advice of prime minister।
बाकी जो भी मिनिस्टर होंगे वह भी नियुक्त किसके द्वारा किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन किसके सलाह पर, तो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। तो इसीलिए यहां पर जो 75(1) है आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहां पर ये चीजें भी बता दिया गया है, ये बता दिया गया है कि राष्ट्रपति भवन में जो है ये जो है शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है, ये सारा कुछ बता दिया गया है। समय जो भी यहाँ दे दिया गया है 7:15 पर संध्याकालीन समय पर होगा और जून 9, 2024 को राष्ट्रपति भवन में, ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर एक खास बात है, जब भी भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, तो उसमें कुछ गेस्ट बुलाते हैं। वे गेस्ट जो हैं देश के विभिन्न गणमान्य लोग भी होते हैं और एक परिपाटी चला रहा है कि हम विदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अन्य अन्य देशों को, उन्हें भी हम बुलाते हैं। यह जो मौका होता है, दरअसल यह मौका हो इस तरह से इसको भुनाया जाता है कि हम विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध को भी सुदृढ़ कर ले। बाकी देश भी ये नजर बनाए रखते हैं कि भारत के तरफ से मुझे निमंत्रण आता है कि नहीं, तो इसको ध्यान में रख करके भी काम किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरह से जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक पूरा आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों, विदेश मंत्रालय क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में जो एक सबसे खास बात है कि जिन देशों को बुलाया गया है वे देश हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है। यही बात कहीं ना कहीं गुजरात डॉक्ट्रिन में कहा गया था, उस पर मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से समझा दूंगा। तो इसमें देखेंगे तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश जो हमसे स्थल सीमा साझा करते हैं या समुद्री सीमा साझा करते हैं, दोनों बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेबरहुड फर्स्ट और यहाँ पर सागर विजन भी कहा गया है। तो सागर विजन के तहत यही है कि जो हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं उनके साथ भी हमें संबंध बेहतर करना है, उन देशों के साथ भी। यह भी बता दिया गया है कि किन किन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर हम बुला रहे हैं गेस्ट के रूप में। तो देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव के साथ हमारे संबंध पिछले कुछ दिनों बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर मोहम्मद मोईजी, तो ये हमारे अगेंस्ट रहे, ये प्रो चाइनिस्ट माने जाते हैं, चीन के थोड़े करीब माने जाते हैं। मालदीव में जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है ये परिपाटी रहा है कि वो पहला दौरा भारत के तरफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजू साहब में देखा गया कि ये पहला दौरा चीन के तरफ किया और भारत में जो वहां पर कुछ सैनिक वगैरह थे इन्होंने कहा कि आप यहाँ से हटा लीजिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खटास आया था। और फिर लक्षद्वीप वाला घटना आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर चुनावी दौरा में क्या किए थे, लक्षद्वीप गए थे, वहां कुछ समय गुजारे थे। इस बात को लेकर के वहां के मिनिस्टर्स का बड़ा आपत्तिजनक बयान आया था प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, फिर इस पर बहुत विवाद हुआ और बायकॉट मालदीव चलने लगा, क्योंकि मालदीव जो है भारत के लोगों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात समझ लीजिए, भारत मालदीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लोग वहां पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं और मालदीव का पूरा पैसा जो कह सकते हैं वो पर्यटन से आता है, जिसमें भारत का अहम योगदान है। तो फिर वहां जब नहीं जाने लगे भारत के लोग तो खासा नुकसान हुआ। फिर मालदीव ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारी बातें हुई, कोशिश की जा रही है कि चलिए पड़ोसी देश है, हम ही थोड़ा सा उदार बन जाए, बड़प्पन दिखाएं और इसके साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है हिंद महासागर में स्थित एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश, हम जो है यहाँ पर चीन के प्रभुत्व को नहीं बढ़ने दे सकते। तो सामरिक दृष्टिकोण से जो है मालदीव का महत्व भारत के लिए बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें भी बुलाया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें भी बुलाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, आप यहाँ पर बेहतर समझ पाएंगे। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आपको यहाँ पर दिख रही है, मालदीव के प्रेसिडेंट आपको दिख रहे हैं, इन सबको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। शेख हसीना का भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पर लगातार कोशिश किया जा रहा है चीन के द्वारा कि वहाँ प्रभुत्व बनाया जाए। और बांग्लादेश हमारे लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे 7 सिस्टर स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचे, इसके लिए बांग्लादेश बेहद जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में हमारा प्रभुत्व बना रहे और स्टेट ऑफ मरक्का पर जो है वहां पर चीन या किसी अन्य देश का प्रभुत्व ना हो जाए, इन सब दृष्टिकोण से बांग्लादेश हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि नेपाल के साथ काला पानी वाला मुद्दा को लेकर के और लिपुलेख दर्रा वाला जो मामला है
उन सब चीज़ों को लेकर के संबंध थोड़ा-सा खराब होता गया है। नेपाल पिछले दिनों अपने 100 रुपया के नोट पर एक मैप जारी किया जिसमें भारत के कुछ हिस्से को इसने अपना हिस्सा दिखाया और ये विवाद जो है लंबे समय से चला आ रहा है। आप कह सकते हैं कि मैप वॉर शुरू हो गया है भारत और नेपाल के बीच में। 2015 में भी ये देखा गया था कि वहाँ पर जब नया संविधान लागू किया गया नेपाल में, तो वहाँ पर मधेसी लोग जो है, जो नेपाल का मिथिला का क्षेत्र है, उसमें मधेसी लोग रहते हैं। मधेसी लोगों का मानना था कि संविधान उनके अनुकूल नहीं है, इसीलिए वे नेपाल सरकार का विरोध कर रहे थे। नेपाल सरकार ने फिर आरोप लगाया कि भारत सरकार ने जो है उसमें हस्तक्षेप किया, वहाँ विद्रोह लोगों में भड़काया। और भारत की तरफ से भी एक देखा गया था कि एक अघोषित नाकाबंदी कर दिया गया था, चूंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री बोले तो वह चारों तरफ से स्थलीय सीमा से बंद है, ठीक है। तो अब वो समुद्री सीमा को साझा नहीं करता है, टच नहीं करता है, तो भारत पर वह निर्भर हो जाता है कि वहां पर जितने भी खाना पानी जो है वो पहुंच सके। तो भारत अगर नाकाबंदी कर देगा तो निश्चित तौर पर नेपाल के लिए परेशानी हो जाती। 2015 में ये हो गया। उस समय से जो रिश्ते हैं वह खटास में तब्दील हो गया। बेटी रोटी का नाता जिस देश के साथ हमारा था, वह रिश्ता लगातार टूटता गया और ये साहब जो हैं वह चीन के तरफ फिर बढ़ने लगे। फिर अग्निवीर योजना जो आया उसमें आप जानते हैं गोरखा बहुत है वो इंडियन आर्मी में आते हैं, उनकी भर्ती होती रही है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर के ये परेशानी में पड़ गया था मुद्दा। इसके अलावा एक और मुद्दा है, 2016 में जब नोटबंदी हुआ था तो नेपाल के रिजर्व बैंक में पुराने नोट जो भारत के हैं वो बहुत रखे हुए हैं। नेपाल वो भारत सरकार से कहता रहा है कि आप पुराने नोट ले लीजिए, लेकिन अब हम पुराने नोट लेकर के क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो खुद ही नहीं चलता है, तो आरबीआई ने मना कर दिया। तो ये सब चीजें जो है मुद्दा इस तरह का बना हुआ है कि नेपाल के साथ पिछले कुछ वर्षों में संबंध खराब रहा है भारत का, ये एक सच्चाई है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि पड़ोसी देश को बुलाया जाए तो इन्हें भी बुलाया जाए और निश्चित तौर पर संबंध को मधुर करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा भूटान के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जा रहा है, उसके अलावा मॉरिशस के भी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, ताकि किसी भी लिहाज से अगर देखेंगे तो आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जो भी समुद्री सीमा साझा करते हुए देश हैं, खास करके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो ऐसे देश जिनसे हमें संबंध बेहतर रखना चाहिए, हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को हमने बुलाया है। अब तकरीबन 9 पड़ोसी देश को हमने बुलाया है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसको लेकर के मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हम दोस्त या दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए पड़ोसी के साथ हमें बेहतर व्यवहार करना चाहिए। इस बात को लेकर के एक थ्योरी दिया जाता है, एक सिद्धांत का पालन किया जाता है भारत में। और आई के गुजराल साहब से आप परिचित होंगे, इंद्र कुमार गुजराल उनका पूरा नाम है। भारत के अपने देश के 12वें प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। अप्रैल 1997 से लेकर के मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा था। छोटा सा कार्यकाल रहा था लेकिन बहुत प्रभावी रहा था। हालांकि जब ये विदेश मंत्री हुआ करते थे एच.डी. देवगौड़ा साहब के सरकार में, उस वक्त ये विदेश मंत्री थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया था, कहीं न कहीं वह भारत के विदेश नीति के लिए एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ, महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वहां से भारत की जो विदेश नीति है वह आगे रफ्तार पकड़ने लगी, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन कहा गया, यानी कि गुजराल का सिद्धांत। 5 सिद्धांत दिया था मैंने एक बार आयर में, चूंकि आयर का टॉपिक है तो मैं डिटेल से बताया था, तो अब 5 सिद्धांत मैं डिटेल से यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें ये मुख्य तौर पर है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत को अच्छा रिश्ता करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण रिश्ता करना चाहिए। दूसरी बात, भारत को ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने अगर पड़ोसी देश के साथ कुछ व्यवहार किया है, कुछ मदद किया है, तो वो भी मुझे उतना रिटर्न दे दे, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है, तो ये बड़े भाई की भूमिका में है। तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं, अब नेपाल क्या है भारत के सामने एक बिंदु है, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, वही पाकिस्तान भी देखिए, वही अफगानिस्तान देखिए, मालदीव देखिए छोटा सा देश है, श्रीलंका छोटा सा देश है। तो यही कहा जा रहा है कि छोटे छोटे देशों से आप बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो भी उतना मुझे मदद करे। वहां पर कोई आपदा आता है, किसी तरह की संकट आ जाती है, तो आप आगे बढ़ करके मदद कीजिए, और भारत ये लगातार करता भी रहा है। नेपाल में जब भूकंप आया तब भी ऐसा देखा गया था, अफगानिस्तान में जब स्थिति खराब हुई भूकंप से तब भी भारत ने मदद किया, पाकिस्तान तक की भारत ने बहुत मदद की है, श्रीलंका में दाना पानी पहुंचाया, मालदीव की स्थिति यही है। तो भारत लगातार ये काम करता भी रहा और ये गुजराल डॉक्ट्रिन पर ही आधारित है। दूसरी बात यह भी कहा गया इसमें कि आप ये कोशिश ना करें कि अपने पड़ोसी देशों के
जो आंतरिक राजनीति है उसमें हस्तक्षेप ना करे, ये गलत होगा, उसका असर जो है भारत पर पड़ेगा। इस बात की भी कोशिश की जाती रही है। कुल मिलाकर के भारत बड़प्पन दिखाए, एक उदारवादी रवैया अपनाए, यह बात जो है गुजराल डॉक्ट्रिन में कहा गया था। और यही बातें जो है यहाँ पर भारत के तरफ से अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो अभी शपथ ले रहे हैं, आपको कुल मिलाकर के कुछ और नहीं, गुजराल डॉक्ट्रिन देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस बार का जो शपथ ग्रहण है वो बेहद खास है। खास भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि गठबंधन की सरकार चला रही है, खास नरेंद्र मोदी साहब के लिए है कि वह पहली बार जो है गठबंधन की सरकार चलाएंगे। जब वे मुख्यमंत्री रहे तब भी अपने पूरे कार्यकाल में कभी उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो हमेशा पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। इसके अलावा जब वे दो बार, इससे पहले 2014 से लेकर के और 2023 तक जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, अभी तक कह सकते हैं, वो दोनों ही कार्यकाल में देखेंगे उन्हें पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। 2019 वाले में तो आप देखेंगे अगर 17वीं लोकसभा में तो अकेले बीजेपी को 303 सीट आया था। तो कुल मिलाकर के अब पहली बार उन्हें भी प्रैक्टिस होगा कि गठबंधन की सरकार को वो कैसे चलाते हैं। जैसे कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न किया था अपना कार्यकाल। तो यही सब देखना होगा और खास इसलिए भी है कि पड़ोसी देश आ रहे हैं। इसके बाद जो है सरकार निश्चित तौर पर गठबंधन की है, तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उतने कठोर तरीके से, सख्त तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे जैसे कि पिछले 10 साल में वो लेते रहे, क्योंकि अपने घटक दल को भी उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा। तो भारत की आंतरिक राजनीति हो, भारत की बाह्य राजनीति हो, विदेश नीति हो, इन सभी चीजों पर गठबंधन की सरकार का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मनमोहन सिंह साहब गठबंधन की सरकार को चला चुके हैं, 10 साल चलाया है, और उनसे जब एक बार मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने कहा था गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है। तो वो चीज अब सामने आएगा और ये आएगा तो निश्चित तौर पर विदेश नीति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारत जो है एग्रेशन के साथ शायद आगे न बढ़ पाए। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ वो कैसे आगे बढ़ता है। यहां पर आपने ध्यान दिया होगा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान का तो समझ में आता है, क्योंकि वहां तालिबान की शासन है, तो बहुत अच्छा हमारा अभी जो है राजनयिक संबंध उस लेवल पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो क्या भारत जो है सार्क को साइड कर रहा है, बिम्स्टेक को लेकर के आगे बढ़ रहा है? सार्क और बिम्स्टेक में बता चुका हूँ क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ भारत में बदलने वाला है? निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अमित शाह। इस चार में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प सही हो कमेंट बॉक्स में मुझे क्लिक करके बताइए। आप ये भी बताइए क्या आपको लगता है इस बार गठबंधन की सरकार कितनी चलने वाली है? क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी या नीतीश चचा इधर से उधर हो सकते हैं? जो भी आपका अनुभव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।